हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू रोजगार विद रमेश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत मतलब छोटे लेवल पे आते हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये एग्जाम 10th लेवल के ऊपर आने वाला है। तो 10th लेवल के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं उनको हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 21 है। इसके 120 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत ताप मापी का आविष्कार किसने किया था। जो भारत ताप मापी है, जो उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आपको देखिए फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, वो आधा नाम में मतलब मिसमैच कर देता है। तो आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, डीजी फॉरेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डेजी फॉरेनहाइट, जो कि कब किया था, 1714 ईस्वी में इसका आविष्कार इन्होंने कर दिया था। क्लियर हो गया। कहाँ के थे ये, जर्मन के रहने वाले थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने यह तथ्य को आविष्कार किया था जो कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। यानी ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने मतलब कि एक तथ्य था उसको मतलब कि स्वीकार सिद्ध किया था कि ग्रहमंडल में सूर्य केंद्र है, पृथ्वी केंद्र नहीं है। पहले के लोग मतलब सूर्य को पृथ्वी को केंद्र मानते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को सिद्ध किया था। तो कौन था जिसने इस बात को सिद्ध किया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो किसने किया था फ्रेंड्स इसको सिद्ध, तो बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों का अकॉर्डिंग बताइए कि आपको किसने मतलब कि इसको सिद्ध किया था। किसने था, कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121। ओम का नियम किस राशि की मात्रक में लिया गया है। जो ओम का नियम है वो किस में लिया गया है, तो किस में यूज होता है, प्रतिरोध में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो ओम का नियम है वो प्रतिरोध इकाई ओम होता है, जिसको कि हम कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसमें जो वी होती है ना फ्रेंड, जो वी का मतलब होता है वोल्टेज, आई का मतलब होता है धारा। क्लियर हुआ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अणु के कृत्रिम विभाजन किसने किया था। जो अणु के जो कृत्रिम विभाजन है वो किसकी, इसकी जो खोज है वो किसने की थी अणुओं के बारे में, तो वो की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, अणु की खोज। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाइड्रोजन की खोज किसने की। जो हाइड्रोजन है इसकी खोज किसने की, तो हाइड्रोजन का नाम सुनते आपके माइंड में आना चाहिए किसने, हेनरी कैंडविश ने। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। हेनरी कैंडविश की मतलब की बात की जाए तो इन्होंने हाइड्रोजन के मतलब जो ना हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर सबसे छोटा अणु माना जाएगा, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, हेनरी कैंडविश ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीवाश्म द्वारा द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। जो द्विनाम पद्धति है इसके मतलब कि इसकी खोज किसने की थी, तो किसने की थी द्विनाम पद्धति की खोज, वो आपको बताना है। तो किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, बताइए। वो की थी फ्रेंड्स लेनियस ने। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लीनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी धातु है जो कि कॉपर सल्फेट का घोल का अभिक्रिया नहीं करती है, तो बताइए। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी नहीं करती है, एजी। एजी का मतलब होता है सिल्वर। जो सिल्वर होती है ना फ्रेंड, ये मतलब कि कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बल्कि बात करें ना तो इससे ना, क्योंकि इसका मतलब कि बहुत कम होता है। अगर पता HCl का मतलब नहीं करती है, लोहा के साथ भी नहीं करती है, जिंक के साथ नहीं करती है। समझ में आ गया। तो जब आपको चारों ऑप्शन दे रखे, चारों ही सही है। सिल्वर है जो है ना वो कॉपर के साथ, मतलब कि चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करते हैं तो क्या होता है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यह गैस को अवशोषित कर लेती है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, या फिर कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या ऑप्शन हो जाता है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर की जब हम करते हैं ना, अभिक्रिया कराते हैं कार्बन SiO2 के साथ, तो क्या होता है, ये मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस का निर्माण करती है। समझ में आ गया। यानी इसमें मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड गैस बनती है, ये बात एकदम सही है।
यानी इस मतलब देखो क्लोरीन गैस भी बनती है और बी और सी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया? यानी इसके दोनों ही काम तरीके से ही काम करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गुणसूत्र विभाजन न होकर कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं, यानी जो गुणसूत्र विभाजन न होकर कोशिका विभाजन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्धसूत्र विभाजन। समझ में आया? जब मतलब ऐसा होता है कि जब गुणसूत्रों के बीच में विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन होता है, तो एमाइटोसिस बोलते हैं, अर्धसूत्र विभाजन। अब आता है नेक्स्ट। समस्त बहुकोषीय जंतुओं को किसी विशेष समूह में रखा जाता है। जितने भी बहुकोषीय जंतु होते हैं उनका एक अलग संघ होता है, वो कौन सा? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर डी एकदम हो जाएगा राइट आंसर, कि जितने भी बहुकोषीय जंतु हैं उनको आर्थ्रोपोडा जगत के अंदर रखा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यानी ऐसी कौन है जो कि फ्यूल गैस के तौर पे यूज नहीं होती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो पहले तो बताइए कि कौन कौन से होते हैं। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तो होते हैं, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, जो काठ कोयला है ये मतलब कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सारे जीवाश्म ईंधन है। समझ में आया? एक ऐसे होते हैं जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों जमा होते हैं और जीवों मतलब कि जीवों का अवशेष बनाकर मतलब कि अलग अलग कार्य करते हैं। और ये लकड़ी के जो कोयले होते हैं, काठ कोयला होता है, उसमें इसका यूज नहीं होता, बाकी सब में इसका यूज होता है। समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट आता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? ग्रुप डी एग्जाम के अंदर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो देखिए कौन सी होती है? पेनियल ग्रंथि। समझे? इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? पेनियल को इसको मतलब कि प्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो पेनियल ग्रंथि होती है ना, पेनियल ग्लैंड, वो क्या होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। इसका मतलब क्या काम करती है? एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन, जिसका ये श्रावण करती है। इसके आकार की बात की जाए तो शंकु के आकार का इसका शेप होता है और ये मस्तिष्क के गोलार्ध के बीच में स्थित होती है। यानी जो हमारे कहते हैं ना कि आंखों से मतलब कि ना, इसे कभी कभी तीसरी आंख भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि तीसरी आंख किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पेनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है। समझ में आ गया? अब इसके कार्य क्या होते हैं? तो हमारी बॉडी के मतलब पूरे शरीर के ऊपर हाथ पैर मतलब आंख नाक पूरे शरीर जो कंट्रोल करने का जो काम होता है वो इसी का ही होता है। यानी हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो मतलब जो उसमें हो रहा है चेंजमेंट हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो सब कौन करता है? वो सब करती है पेनियल ग्रंथि। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी बताइए जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो बताइए कि कोबाल्ट उपस्थित किस किस के अंदर होता है? तो किसके अंदर होता है? कोबाल्ट होता है B12 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि B12 के अंदर कोबाल्ट उपस्थित होता है। समझ में आया? अब देखिए फ्रेंड्स, जो B12 होता है एक आवश्यक विटामिन होता है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो विटामिन B12 है ये कोबाल्ट का एक केंद्रीय परमाणु के रूप में मौजूद होता है जो कि कोरिंग रिंग से घिरा हुआ होता है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोरिंग रिंग क्या होती है, तो B12 को ही कोरिंग रिंग कहा जाता है। और इसके उपयोग क्या होते हैं? तो कोबाल्ट का उपयोग से सुपर लोहे, लिथियम आयन, बैटरी, चिकित्सा उपकरण बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कैसे होगा मतलब ना, बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर होती है। जो आयनोस्फीयर होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो आयन मंडल होता है यानी पृथ्वी के ऊपर जो आयन मंडल होता है, इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है? 80 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? 1000 तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसकी 80 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 1000 किलोमीटर तक रहती है। समझ में आया? जो आयन मंडल है जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से ऊंचाई से होकर 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और आयन मंडल के अंदर ही मतलब कि वायुमंडल का वह भाग है जहां पर गैस अणु के रूप में पाए जाते हैं। और आयन मंडल के अंदर ही वो जो होती है ना रेडियो तरंगे होती है, इनका अवसंतर है। और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है ना, उसके अंदर भी ये संकृत होकर काम करती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र प्रकाश का मतलब नियमन करती है। जो नेत्र प्रकाश होता है इसका नियमन कौन करता है बताइए? तो इसका किसके द्वारा होता है? यानी आंखों में जो प्रकाश होता है वह इसकी मात्रा को कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं? तो कौन करती है? परितालिका और पुतली। इन दोनों की मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाग होती है। जो परितालिका होती है ना उसकी और पुतली की। अब देखिए परितालिका होती है यह रंगीन होती है, पेशीय संरचना होती है, और पुतली के चारों ओर स्थित होती है। और पुतली क्या करती है फ्रेंड्स? जो पुतली होती है ना
वो परितालिका के बीच में एक काला जल का जो छिद्र होता है ना, इसको बोलते हैं, जिसके अंदर से प्रकाश हमारी आंखों में जाता है। समझ में आया? यानी आंखों का जो साइज है ना, मतलब कि आपने कभी देखा है ना कि आप उजाले से अंधेरे में जाते हो तो आपको मतलब कुछ टाइम तक कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को फैलने में मतलब टाइम लगता है, मतलब कि ऐसा मतलब कि कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है कि आपको मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है कोर्निया की वजह से। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, स्तनधारियों में निषेचन होता है। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो किसमें होती है? जो फर्टिलाइजेशन होता है ना अंडवाहिनी के द्वारा, तो वो किसमें होता है? वो शुक्राणु और अंडाणु के बीच में होता है ना, जो जायट होते हैं ना उनका निर्माण इसमें होता है। तो किसके द्वारा, कहाँ पर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कहाँ पर होता है? अंडाशय के अंदर। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी अंडवाहिनी आ जाए तो मतलब या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो किस प्रकार से, मतलब दोनों के बीच में जितने भी होते हैं ना स्तनधारी होते हैं उनके बीच में ये क्रिया कंप्लीट होती है। जैसे कि ना जलीय जीव हो गए, मेंढक हो गए, मछली हो गई, जीव जंतु होते, सबके अंदर ये प्रोसेस होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 137, चमगादड़ में से किस वर्ष में रखा जाता है? जो चमगादड़ होता है उसको किस वर्ष के अंदर रखा जाता है? तो किस में रखा जाता है चमगादड़ को? तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले तो बताइए ये होता क्या है चमगादड़? तो चमगादड़ होता है एक तरह का स्तनधारी वर्ग के अंदर ना, चिरोपेरेटा वर्ग होता है, उसके अंदर इसको रखा जाता है। और एक जंतु होता है, संघ क्या होता है इसका? रज्जु जी की इसका संघ होता है। वर्ग क्या होता है इसका? स्तनधारी होता है। और गण क्या होता है? चिरोप्लेटरा इसका गण होता है। क्योंकि एग्जाम में इसका गण भी पूछ सकते हैं, वर्ग भी पूछ सकते हैं, संघ भी पूछ सकते हैं और जगत भी पूछ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से तैयार हो जाना है। अब आता है नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? जैविक अणु, आमतौर पर प्रोटीन, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और कोशिकाओं शरीर के भीतर जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के बीच में गति करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? यानी जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? एक तरह के जैविक अणु होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसी मापन में प्रयुक्त होता है? जो रिचर स्केल होता है वो किस चीज में काम करता है? जैसे कि ना, जो आप सभी जानते होंगे किस काम आता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। यानी जो भूकंप कितने तेजी से आ रहा है उसके मापने के लिए रिचर स्केल का यूज किया जाता है, जो कि भूकंप के मतलब कि कितनी ऊर्जा से, कितनी मात्रा से वो आ रहा है, तो उसकी जो तीव्रता होती है उसकी गणना करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि जो भूवैज्ञानिक होते हैं ना, उसके बारे में वो इसका यूज करते हैं। अब इसकी खोज कब हुई थी? तो 1935 के अंदर इसकी खोज हो चुकी थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल का हाइड्रोजन प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? जो भी वनस्पति तेल होता है इसका क्या होता है? तो वो होता है निकेल। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। यानी क्या आप सभी जानिए कि जो हाइड्रोजनीकरण होता है वो होता क्या है? यह एक रासायनिक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन का उपयोग तरल वनस्पति तेल को कठोर बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। इसमें निकल, वसा, तेल का हाइड्रोजनीकरण, यानी अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 141 पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टेटोमेटा को खोलने के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है। यानी जो पत्तियों के ऊपर है ना, स्टेटोमेटा खोलने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो वो जो पत्तियां, जो एक फूल होता है ना वो खिलता है, तो उस टाइम वो किसकी वजह से खुलता है? तो उसको मतलब कि साइंस की भाषा में उसे क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।